सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए SR ऑनलाइन स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पे। तो हम पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में शुरू कर दिया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, और उसका हम कल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये पार्ट पढ़ चुके थे। अंत में मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए थे घर के लिए। तो कमेंट में तो आपने कोई आंसर नहीं दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सेंटेंस है एक, मैं रोज़ाना ऑमलेट खाता हूँ हूँ। इस पहचान सूचक शब्दों से हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक साधारण वाक्य है। सबसे पहले जो मैंने रूल्स आपको दिए थे उनको फॉलो करें। हम यूज़ करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, यानी काम करने वाला कर्ता होता है। मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब आई से रिलेटेड आपको एक दो चीज़ें क्लियर करनी है कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, और कौन सा वचन है। तो यहाँ पे ये बहुवचन का काम कर रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया था। इसके बाद में याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में आप सिंपल सेंटेंस जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, केवल एम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और यहाँ मुख्य क्रिया है खाना, यानी क्रिया, चबाने वाला खाना। तो खाने की अंग्रेजी होती है ईट। अब यहाँ जबकि सब्जेक्ट बहुवचन है तो फिर ईट यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म केवल यूज़ की जाएगी, इसमें एस ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको क्रम याद रखना है। मुख्य क्रिया के बाद आता है कर्म। कर्म क्या है? यानी कर्ता के द्वारा क्या खाया जा रहा है या क्या खाया जाता है, वो बात आपको ढूंढनी है। तो यहाँ देखिए, मैं रोज़ाना क्या खाता हूँ? ऑमलेट। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑमलेट। इसके बाद में आप याद रखिए, कर्म के बाद स्थान, कहाँ खाता हूँ, इसमें स्थान है नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद में अंतिम शब्द समय, कब खाता हूँ? रोज़ाना। तो रोज़ाना की अंग्रेजी होती है डेली, और अंत में यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये सेंटेंस हमने बना लिया। इसी प्रकार अगला सेंटेंस, भावना हमेशा विद्यालय में शोर मचाती है। यहाँ देखिए फिर से आपको अंत में जाना पड़ेगा और पहचान सूचक शब्दों से आपको पहचानना है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वाक्य कैसा है? सिंपल, बिकॉज इट स्टार्ट विद सब्जेक्ट्स एंड एंड एट द पॉइंट ऑफ फुल स्टॉप। तो यहाँ भावना हमेशा विद्यालय में शोर मचाती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट है यहाँ पे भावना। अब यूज़ करेंगे मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है यहाँ पे मचाना, यानी क्या मचाना? शोर मचाना। तो इसकी एक प्रॉपर अंग्रेजी हम यूज़ करेंगे मेक। मेक का अर्थ होता है बनाना। यहाँ ये एक शब्द आपको दिख रहा है मचाना, ये इसके साथ में एक बोली का शब्द लगता है, लेकिन आप इसकी पूरी अंग्रेजी याद रखेंगे शोर मचाने की, मेक ए नॉइज़। तो यहाँ मेक करता आपको याद रखना है, भावना है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ यूज़ करेंगे एस, क्योंकि एंड में यहाँ पे ई आया है। तो भावना मेक्स ए नॉइज़। इसके बाद में आप याद रखेंगे, यानी शोर मचाने की अंग्रेजी हमने यहाँ यूज़ कर ली मेक्स ए नॉइज़। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप, क्या यूज़ करना है? कहाँ मचाती है? विद्यालय में। अब यहाँ स्थिति बता रहा है मैं शब्द अंदर, तो इन यूज़ करेंगे, इन स्कूल। कब मचाती है? हमेशा। हमेशा की अंग्रेजी यूज़ करेंगे ऑलवेज और फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चा दूध पीता है। तो बच्चा की अंग्रेजी होती है चाइल्ड। पीना की अंग्रेजी यहाँ पे ड्रिंक, बिकॉज चाइल्ड एक सिंगुलर है, तो ड्रिंक्स क्योंकि एंड में के आ रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या पीता है? दूध, और फुल स्टॉप, बाकी कुछ है नहीं। तो इस तरह से हमने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें पॉइंट 2, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्यों को बनाना। तो आपको मैंने पहचान बताई थी, सबसे पहले कर्ता, मध्य में या वाक्य में
कोई नकारात्मक सूचक शब्द और अंत में मिलेगा पूर्ण विराम। तो इसके भी आप रूल्स फॉलो करिए मेरे साथ। आप रूल्स जितने अच्छे से फॉलो करोगे, मैं समझता हूँ आपको टेंस उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले कर्ता लिखें। क्या लिखें? सबसे पहले कर्ता, पॉइंट 2, कर्ता के बाद आपको यहाँ पर आप ध्यान रखना है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सिंपल की बात करी थी तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी इसमें आते ही नेगेटिव सेंटेंस पहचानोगे तो वहाँ सबसे पहले कर्ता, कर्ता के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। और यहाँ पे आप एक छोटी सी बात याद रखिए कि नॉट अकेला कभी ना आए, सहायक क्रिया संग में लाए। सीधी सी बात है, जब भी नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नॉट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। पॉइंट 3, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है 4th, नॉट के तुरंत बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आपको याद रखना है, अब हमको आवश्यकता नहीं है चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, हमको एमवी की फर्स्ट फॉर्म में ना तो एस ई एस आई एस जोड़ना है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे कर्ता एक वचन और बहुवचन के हिसाब से, बाकी एमवी के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे केवल, इसमें एस ई एस आई एस का यूज़ नहीं करना है। वो केवल कहाँ करना था? प्रेजेंट के सिंपल वाले सेंटेंस में, मैंने आपको बताया। अब एमवी के तुरंत बाद आप यूज़ करें क्रमशः, क्या यूज़ करें? क्रमशः ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करें प्लेस यानी स्थान, इसके बाद यूज़ करें टाइम यानी समय, और पॉइंट 6 लिख लेते हैं अंत में यानी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। क्या यूज़ करना है? फुल स्टॉप अंग्रेजी में ऐसे यूज़ करते हैं, और आप खड़ी एक डंडा ये हिंदी में यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करें। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का। रोहित बाजार में पतंग नहीं खरीदता है। पहचान देखिए, अंत में क्या आ रही है? ता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब बात करते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहले आ रहा है कर्ता यानी रोहित, अंत में फुल स्टॉप। इतना कंफर्म है कि साधारण है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है और ये वाक्य में नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव के लिए मैंने आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं रूल्स, तो इनको करेंगे फॉलो और बना के देखते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले कर्ता यानी इसमें कर्ता कौन है? पतंग कौन खरीदता है या कौन नहीं खरीदता है? तो यहाँ पर बात आ रही है रोहित की, तो रोहित इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इसके बाद में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। आप सबको पता है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। तो यहाँ पे याद रखना है कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज, अन्यथा बहुवचन के साथ में डू यूज़ करेंगे। तो यहाँ रोहित के साथ में यूज़ कर लिया हमने डज। इसके तुरंत बाद देखिए सबसे पहले कर्ता लिखा, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यूज़ करेंगे नॉट वर्ड। तो यहाँ पे नॉट यूज़ किया, ये इसको क्लियर करता है। अब इसके बाद में यूज़ करेंगे एम वी की फर्स्ट फॉर्म। एम वी क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? तो मैंने सामान्यतः आपको बताया था कि मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में पाई जाती है। यहाँ से हम पहचान सूचक जो शब्द थे उनको हटा देंगे, जैसे खरीदता है, यहाँ पे खरीदता है हटाएंगे तो खरीद प्लस ना तो खरीदना, और खरीदना को अंग्रेजी में बोलते हैं बी यू बाई। इसके बाद में आप देखिए आगे एम वी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली। अब क्रमशः ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम। ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है? तो रोहित बाजार में क्या नहीं खरीदता है। जैसे ही आप क्या वर्ड लगाओगे तो जो कुछ हटेगा
जो उस वाक्य में से गायब होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे रोहित बाजार में क्या नहीं खरीदता है, तो पतंग अंग्रेजी लिखेंगे काइट, ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात करते हैं प्लेस, कहाँ, तो बाजार में प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे, इन मार्केट। इसके बाद में टाइम, टाइम इस वाक्य में है नहीं। अब यहाँ आप यूज़ कर लीजिए फुल स्टॉप। अब देखिए जितने हिंदी में थे वो सभी के सब की अंग्रेजी यहाँ तक आ चुकी है कि नहीं, तो देखते हैं। रोहित की अंग्रेजी आ चुकी है। यहाँ ता है यानी जो पहचान के रूप में है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ कर ली। नहीं की अंग्रेजी नॉट आ गई, खरीदना की अंग्रेजी यहाँ पे बाई आ गई, पतंग की अंग्रेजी यहाँ पे काइट आ गई, मैं की अंग्रेजी यहाँ पे इन आ गई, और बाजार की अंग्रेजी मार्केट आ गई। तो ये इस तरह से बन गया हमारा सेंटेंस। तो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ हम सीखेंगे नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको गलती नहीं करनी है। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताए थे, एक तो होते हैं HV से स्टार्ट होने वाले, और एक होते हैं W और H वर्ड से शुरू होने वाले। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं पहले HV से स्टार्ट होने वाले। सीधा सा है आपको। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो सिंपल होंगे। तो यहाँ पे भी मैं इसको रूल्स में मैंने आपको पहचान पहले ही बता दी है कि प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा जो HV से शुरू होंगे उनकी शुरुआत हमेशा क्या शब्द से होगी। तो रूल्स लिखते हैं हम यहाँ पे। रूल फर्स्ट, सबसे पहले HV यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। पॉइंट 2, कर्ता। HV के तुरंत बाद क्या यूज करेंगे, कर्ता का प्रयोग। पॉइंट 3 है आपका, जैसे ही आपने लिखा सबसे पहले HV के तुरंत बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे MV का फर्स्ट फॉर्म। पॉइंट 4 पे आप देखिए MV के तुरंत बाद में आप अब क्रमशः सभी सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे तो आप क्रमशः याद रखना कि MV के बाद में अब आपको क्रमशः ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, ये लाइन आपको लगभग याद रखनी है। हर एक सेंटेंस में यही क्रम रहेगा, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे कई बार OPT। O से ऑब्जेक्ट, P से प्लेस और T से टाइम। पॉइंट 5, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते। या आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में यह वाला सिंबल यानी साइन मिलेगा। तो यह रहा हमारा HV से स्टार्ट होने वाले वाक्य का पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। जैसे क्या अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। क्या अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है। यह सेंटेंस है। गलती होगी मुझसे, माफ़ करना। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो शुरुआत देखिए कहाँ से हुई, क्या शब्द से, अंत में है प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि HV से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ता है। जैसे ये ता है शब्द आएगा आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि यह प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। क्लियर। अब शुरू करते हैं। हमको दो चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेंटेंस इंटेरोगेटिव, वो भी HV से स्टार्ट होने वाला। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियम नंबर फर्स्ट।
सबसे पहले एच वी का प्रयोग करते हैं, तो सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एच वी डू और डज। अब यहाँ पे एक मुश्किल है कि डू यूज़ करें या डज यूज़ करें, तो किसका अकॉर्डिंग करते हैं? सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, पढ़ाता कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक पढ़ाता है, एक वचन के रूप में, पढ़ाते हैं अगर सम्मान सूचक हैं तो एक वचन माने जाएंगे, अगर बहुवचन के रूप में है तो बहुवचन। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए आसान है कि पढ़ाता है एक वचन है, तो यूज़ करेंगे डज। सबसे पहले एच वी यानी हमने डज का प्रयोग कर लिया। अब कर्ता कौन है? अध्यापक की अंग्रेजी टीचर। इसके बाद में एम बी की फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे हैं? टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। इसके बाद में क्रमशः ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या पढ़ाते हैं, नहीं दिया। आपको लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ आप सीखना है। जैसे जैसे आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी मैं वहाँ पर आपको बताता रहूँगा, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न और आप बहुत अच्छे से सीखें। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि क्या पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ हटता हुआ शायद प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट। अब हम विशेष ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आईडीओ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट जब हम क्या शब्द से हटा रहे थे तब जो मिल रहा था वो था डीओ, लेकिन अब क्या शब्द नहीं, अब आपको याद रखना है किससे या किसको शब्द से। तो बच्चे यानी डज टीचर टीच यानी अध्यापक है वो किसको पढ़ाता है? बच्चों को। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है आपका आई डी ओ, ठीक है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट काम करेगा चिल्ड्रन। अब बात करते हैं आगे, डज टीचर टीच चिल्ड्रन, यहाँ तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तक। ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस, कहाँ पढ़ाते हैं? कक्षा में, तो इन द क्लास। इसके बाद में आपको देखना है कुछ बचा हुआ है क्या? टाइम, क्या इसमें समय है? नहीं है। अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरह से हमने बनाना सीख लिया प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका अंतिम पार्ट। फोर्थ पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक है, लेकिन अब इसमें एक नकारात्मक फॉर्म में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक नकारात्मक, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें हैं सबके सब, बस नॉट वर्ड इसमें बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा आप याद रखें, नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले यूज़ करेंगे सबसे पहले एच वी। पॉइंट टू, एच वी के बाद में कर्ता का प्रयोग। नेक्स्ट थर्ड पे आप अब यहाँ पे याद रखना है नॉट वर्ड यूज़ करेंगे। नंबर फोर्थ एम बी का फर्स्ट फॉर्म। नंबर फिफ्थ क्रमशः ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम, और एंड में अंत में यूज़ करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बात हो गई हमारी प्रश्नवाचक नकारात्मक की। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। क्या वे नदी में नहीं तैरते हैं? क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले क्या वर्ड दिया है, यानी एच वी से स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले एच वी रहेगी डू या डज। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है वे यानी दे, तो दे बहुवचन है इसलिए डू आ गया। अब यूज़ करेंगे नंबर तो कर्ता दे। इसके बाद में नॉट वर्ड यूज़ किया, ठीक। इसका एम बी क्या है? तैरना, तो SWIM स्विम। इसका बाद ऑब्जेक्ट इसमें आप देखिए क्या तैरते हैं? नहीं। किसे या किसको तैरते हैं? नहीं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्लेस कहाँ तैरते हैं? इन रिवर।
कहाँ, यानी नदी में। कब तैरते हैं, स्थान भी नहीं है, अंत में यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये रहा अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट का कंप्लीट सेंटेंस में। एक और बचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं अभी। चलिए 5 पे, इसको भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे क्या याद रखना है, ये होंगे WH वर्ड से स्टार्ट। जो हमने अभी पढ़े वो थे HV से स्टार्ट, और ये होंगे WH वर्ड से स्टार्ट। बिल्कुल सिंपल सा है। और मैंने हिंदी में भी इसकी पहचान बताई थी आपको कि ये वाक्य शुरुआत में कर्ता से ही संबंध रखते हैं, यानी ये कर्ता से शुरू होंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क भी होगा। लेकिन ऐसे वाक्यों के मध्य में आपको कोई न कोई प्रश्न सूचक शब्द जरूर मिलेगा। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं पहले। रवि प्रतिदिन मैदान में क्यों जाता है। रवि प्रतिदिन मैदान में क्यों जाता है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में रवि यानी कर्ता यही जा रहा है तो कर्ता है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जैसे हमने वाक्य में आगे बढ़े, प्रतिदिन मैदान में क्यों यानी ये पूछ रहा है, कारण बताइए क्यों जाता है, तो यानी ये पूछ रहा है मतलब प्रश्न है, इंटरोगेटिव है। और कौन सा है, WH वर्ड वाला। तो आपको ये पहचान समझ में आई, WH वर्ड वाले वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। ठीक, यहाँ से आगे मैं आपको बताऊंगा WH वर्ड जो मुख्य आपके काम के हैं उनको, तो आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए। तो मैं यहाँ पे कुछ WH वर्ड आपके लिए लिख देता हूँ, आप उनको याद कर लेना लिखने के बाद। व्हाट, इसका अर्थ होता है क्या। व्हाई, इसका अर्थ होता है क्यों। व्हेन, इसका अर्थ होता है कब। वेयर, इसका अर्थ होता है कहाँ। हु, इसका अर्थ होता है कौन। whom, इसका अर्थ होता है किसे या किसको। एक वर्ड याद रखना है विच, इसका अर्थ होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। एक वर्ड याद रखेंगे आप हाउ, हाउ का अर्थ होता है कैसे। इसके बाद में फिर हाउ से बनने वाले हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, बहुत सारे वर्ड हैं। आपको ये मुख्यतः दो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हाउ मच का अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। अब यहाँ पर आप छोटा सा अंतर याद रखेंगे, यह हाउ मच है या कितना के अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन अगणनीय वस्तुओं से पहले। ये यहाँ याद रखना है, ये गणनीय वस्तुओं से पहले, यानी इनको नहीं गिना जा सकता ऐसी वस्तुओं से पहले हाउ मच यूज़ करते हैं, और जिनको गिना जा सकता है उनसे पहले हाउ मैनी यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट WH वर्ड्स जो आपको यहाँ काम आने वाले हैं। तो इसके बाद में WH वर्ड को स्टार्ट करेंगे हम कल से, और फिर पढ़ेंगे एक नया टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है आप प्लीज़ आइए कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकूँ। और जो कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, और फालतू के चैनल्स पे इधर उधर मत जाइए, स्टेबल हो जाइए। अंग्रेजी से जुड़ी हुई सब चीज़ों की जानकारी, सारे टॉपिक, और बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपको अच्छे से समझा के पढ़ाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। कल के लिए आपका एडवांस में वेलकम। तो आज के लिए धन्यवाद।